हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी प्री बोर्ड का जो क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर हुआ था, तो इसमें हमने सॉल्यूशन में हमने पार्ट बी कंप्लीट कर लिया है, डिटेल में पार्ट सी कर लिया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्ट डी कराने वाली हूँ। ठीक है, पार्ट ए में जो ऑप्शनल क्वेश्चंस है वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन और क्वेश्चंस थे वो हमने नहीं किए हैं, तो वो आगे और वीडियो आएगी उसमें मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट डी करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, सेक्शन डी है हमारा लिटरेचर का। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये हमारा पैसेज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, हमारे चैप्टर से ही ये पैसेज दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है, इनका आंसर हमें करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारा, वो टू ओब्लिगेशंस डज द राइटर मेंशन। यहाँ पे क्या दो कानून, ओब्लिगेशंस का मतलब होता है कानूनी बाध्यताएं, तो क्या बाध्यताएं थी उनके लिए, क्या कर्तव्य भावना थी जो कि राइटर ने यहाँ पे इसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो जो राइटर ने मेंशन किया था वो क्या था, वन फैमिलीज एंड टू वंस पीपल। ठीक है, दे आर द ओब्लिगेशन, ये रहा यहाँ पे आंसर, obligations to his family, to his parents, to his wife and to children, and has an obligation to his people and to his community and his country। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देंगे, दे आर द obligations to one's family and to one's people। ठीक है, यहाँ पे ये कम्युनिटी और ये कंट्री ऐड करना चाहें तो कर लेंगे, वरना इतना भी काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो कैन वन डू, एक क्या कर सकता है इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, जो ये हमारी ह्यूमन की जो सोसाइटी, इसमें एक आदमी क्या क्या कर सकता है ये कहा गया है। ठीक है, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। देखो, in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। ठीक है, इस सोसाइटी में मतलब मनुष्य को इतना वो है कि वो अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी इंक्लाइनेशंस के अकॉर्डिंग वो अपने सपने पूरे कर सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2 का आंसर ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, और आंसर मैं आपको साइड में प्रोवाइड भी करा दूंगी, तो अगर आप वो भी देख लेना। चलो अब नेक्स्ट का आंसर देखते हैं, 3 का आंसर, What was impossible for the black in South Africa to do and why। कहते हैं कि जो काले लोग थे उनके लिए क्या इम्पॉसिबल था साउथ अफ्रीका में क्या करना, और क्यों इम्पॉसिबल था उनके लिए वो सब कुछ करना। अब यहाँ देखो, इन साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशंस। साउथ अफ्रीका में यही बात मुश्किल थी कि जो उनकी जो ओब्लिगेशंस थी टू देयर फैमिली एंड टू पीपल, वो पूरी करनी उनके लिए मुश्किल थी, बिकॉज दे वर नॉट फ्री टू डू वॉट दे हैड, क्योंकि वो फ्री ही नहीं थे वहाँ पे जो वो करना चाहें, क्योंकि वहाँ पे भेदभाव ही इतना होता था श्वेत लोगों के बीच, काले लोगों के बीच, तो इसीलिए जो भी उनकी कानून कर्तव्य भावना थी वो उनको पूरा कर ही नहीं पाते थे। जो उनके कर्तव्य बनते थे अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, वो उनको पूरा नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वर द ब्लैक्स ट्रीटेड इफ़ दे ट्राई टू लिव एज ह्यूमन बींग्स। कैसे उन लोगों को ट्रीट किया जाता था अगर वो वहाँ पे रहना चाहते थे ह्यूमन बीइंग की तरह। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, तो उनको क्या किया जाता था, दे वर, ये रहा आंसर, पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उनको सजा दी जाती थी और उनको कैद किया जाता था, आइसोलेटेड, एकांत में रखा जाता था। तो आंसर हो जाएगा, दे वर पनिश्ड एंड पुट इनटू प्रिजन ही। ठीक है, चाहे हम आंसर ये लिख देंगे, दे वर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, आपकी चॉइस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्या आंसर रहेगा, फाइंड इन द पैसेज वर्ड्स दैट मीन, एक वर्ड ढूंढना है पैसेज में जिसका मतलब होता है रिटन कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड। कुछ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड जो होता है उसको अभी मैंने आपको बताया था कानूनी बाध्यता बोलते हैं, कर्तव्य भावना जिसको क्या बोलते हैं, ओब्लिगेशन। ठीक है, ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, टू पुट अपार्ट, टू पुट अपार्ट मतलब किसी से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब टू आइसोलेटेड, टू सेपरेट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पैसेज में दिया हुआ है टू पुट अपार्ट का आइसोलेटेड, ये हो जाएगा हमारा आंसर, आइसोलेटेड। टू पुट अपार्ट मतलब
आइसोलेटेड, या फिर यहाँ पे सेपरेट भी, बट पैसेज में से लिखना है इसीलिए यहाँ पे आइसोलेटेड आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें ये दूसरा वाला पैसेज दिया हुआ है आपके पास, ऑप्शनल में ये दिया हुआ है, आप चाहे ऊपर वाला करें चाहे फिर ये वाला करें। अब ये हमारे चैप्टर से है जो बेकर वाला था, ए बेकर फ्रॉम गोवा से ये हमारा पैसेज दिया हुआ है। इसमें पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर, ऑथर का नेम, चैप्टर का नेम, ठीक है। तो चैप्टर का नेम तो हो गया ए बेकर फ्रॉम गोवा, ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये हो गया हमारा चैप्टर का नेम, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो राइटर हैं उनका क्या नाम है, नेम ऑफ द ऑथर इज लूसियो रोड्रिग्यूस, ठीक है। एक बार लिख देती हूँ आपके लिए, राइटर का क्या नाम है, लूसियो रोड्रिग्यूस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हाउ डिड द बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री, जो बेकर थे वो कैसे अपनी म्यूजिकल एंट्री करते थे, तो वो उनकी जो झंग झंग की साउंड होती थी उससे वो अपनी म्यूजिकल एंट्री करते थे। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टिक, ठीक है। उनकी जो बैम्बू की स्टिक से जो साउंड होती थी उनसे वो झन झन की आवाज़ मतलब म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, व्हाट कैन द ऑथर स्टिल रिकॉल, कहते हैं क्या चीज़ है जो ऑथर अब तक भी नहीं भूल पाए, अभी भी वो उस चीज़ को याद करते हैं। तो क्या याद करते हैं, द फ्रेग्रेंस ऑफ द लोव्स, यहाँ पे देखो वो जो लोव्स की जो खुशबू थी वो उनको अभी भी फील करते थे, वो उस खुशबू को अभी भी नहीं भूले थे। यहाँ पे देखो, आई कैन स्टिल रिकॉल द सेंस ऑफ दोस लोव्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा आंसर, ठीक है। ही कैन स्टिल रिकॉल द फ्रेग्रेंस ऑफ द लोव्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड द ऑथर एंड अदर किड्स डू टू लुक इनटू द बेकर्स बास्केट, वो बेकर की बास्केट में देखने के लिए क्या करते थे, वो चढ़ जाते थे, बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे देखने के लिए कि क्या क्या उसकी बास्केट में है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, दे क्लाइम्ड ए बेंच और पारपेट एंड समहाउ पीप्ड इनटू द बेकर्स बास्केट, और किसी ना किसी तरह से वो बेकर की बास्केट में झांकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये रहा इसका आंसर, वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पारेपेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, ठीक है, किसी तरह से वो उसकी बास्केट में देखते थे। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड्स विच मीन द सेम एज, वर्ड्स ढूंढने जिनका मीनिंग सेम हो, इन्हीं के जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हेल्प का मतलब सपोर्टेड, सपोर्ट करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा सपोर्टेड। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, वेलकम मतलब अभिवादन करना, ग्रीट करना, तो ये हो जाएगा ग्रीट, GREET, ये रहा यहाँ पे वर्ड ग्रीट, ठीक है, इसका हो जाएगा ग्रीट ये। अच्छा ठीक है, और हेल्प्ड का सपोर्टेड, ये रहा हमारे पैसेज में से ही, तो हमें ढूंढ के बताना है। चलो अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनमें से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं तो आपको चारों के ही आंसर बताऊंगी, बट आपको एग्जाम में यहाँ दिया हुआ है 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनोयड विद एन फ्रैंक, जो मिस्टर किसिंग थे वो एन फ्रैंक से क्यों गुस्सा हुए थे, व्हाट वुड ही आस्क हर टू डू, और जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने क्या कहा था, एन को क्या करने के लिए कहा था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन एंड वाई डिड मैक्सवेल थिंक ऑफ कीपिंग एन ओटर एज ए पैट, क्यों सोचा था मैक्सवेल ने कि ओटर को एज ए पैट वो अपने घर पे रखेंगे पालतू बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो टाइप ऑफ ए पर्सन इज द कंडक्टर इन मैडम राइड्स द बस, किस टाइप का पर्सन था वो कंडक्टर, ये जो स्टोरी है मैडम राइड्स द बस में, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, हाउ डिड सिद्धार्थ गेट द नेम ऑफ द बुद्धा, सिद्धार्थ को कैसे बुद्ध नाम प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो चलो अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 का 1, इसमें पूछा गया वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनोयड विद एन फ्रैंक, व्हाट वुड ही आस्क हर टू डू, क्यों गुस्सा थे और क्या उसको करने के लिए बोला था, ठीक है। तो देखते हैं आंसर, मिस्टर किसिंग फाउंड एन फ्रैंक टॉकिंग टू मच इन द क्लासरूम, मिस्टर किसिंग ने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लास में बात करती है, सो ही गोट एनोयड विद हर, इसीलिए वो इस लड़की से जो एन थी इससे गुस्सा हो गए थे, एन फ्रैंक से
ही वुड गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने इसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया था, टू डू एज ए पनिशमेंट, एज ए पनिशमेंट इसको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया था, ठीक है। बट सी इम्प्रेस्ड हर टीचर, लेकिन इसने, ये जो लड़की थी, इसने इम्प्रेस्ड कर लिया था अपने टीचर को विद हर विट एंड ह्यूमर, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी स्किल से इसको जो टीचर थे इनको खुश कर लिया था। एंड आफ्टर दैट ही नेवर पनिश्ड हर, और इसके बाद इनके टीचर ने कभी भी इस लड़की को, जो एन फ्रैंक है, इसको पनिश नहीं किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा जो 7 का 2 है, इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन एंड व्हाई डिड मैक्सवेल थिंक ऑफ कीपिंग एन ओटर एज ए पैट, क्यों सोचा था उन्होंने कि ओटर को पैट के रूप में रखने के लिए। हाँ, तो आंसर देखते हैं। मैक्सवेल थॉट ऑफ कीपिंग एन ओटर, मैक्सवेल ने सोचा एक ओटर को रखने के लिए इंस्टेड ऑफ ए डॉग, एक डॉग की बजाय एज ए पैट, एक पैट पालतू के रूप में। द रीजन वॉज दैट, इसके पीछे रीजन ये था कि ही थॉट, कि उन्होंने सोचा केमस्फियर ना वुड बी ए सुटेबल प्लेस फॉर एन ओटर, क्योंकि ये जो जगह है केमस्फियर ना, ये सोचा उन्होंने कि ये ओटर के रहने के लिए एक अच्छी जगह है, बिकॉज इट वॉज रिंग बाय वाटर, क्योंकि ये पानी से घिरी हुई थी। इट हैड वाटर एट द स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द डोर, इट वुड बी ए स्टेबल प्लेस फॉर एन ओटर टू लिव इन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि यहाँ पे ओटर के रहने के लिए ये अच्छी जगह है। This thought came to him in 1956 when he had gone to बसरा, ये थॉट उनके मन में आई 1956 में जब वो बसरा गए थे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट पूछा गया है कि जो वो बस कंडक्टर थे वो कैसे इंसान थे, उनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो चलो आंसर देखते हैं। द बस कंडक्टर वॉज ए काइंड एंड जोली मैन, वो बहुत ही मजाकिया इंसान थे, बहुत ही दयालु भी वो थे, बहुत ही दयालु और बहुत ही मजाकिया इंसान थे। ही एड्रेस्ड वल्ली एज मैडम, और इन्होंने वल्ली को एज ए मैडम एड्रेस किया था इन ए लाइट हार्टेड मैनर, बिल्कुल ही प्यार से, मतलब बिल्कुल हंसी मजाक में इन्होंने जो वल्ली थी इसको मैडम बोला था। आगे देखते हैं। एट द बस स्टेशन ही ऑफर टू बाई हर ए ड्रिंक, और बस स्टेशन पे भी जो कंडक्टर थे इन्होंने ऑफर किया था वल्ली को एक ड्रिंक, सिंस सी डिडेंट हैव एनी मनी टू बाई इट, क्योंकि उसके पास ये खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं थे। इन द एंड ही आस्क्ड हर टू एंजॉय द बस राइड व्हेन एवर सी वांटेड, आस्क में बस कंडक्टर ने, लास्ट में बस के कंडक्टर ने ये भी बोला था कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम बस की राइड को एंजॉय करने आ जाना। ऑल दिस शोज दैट द कंडक्टर वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन, ये सब दिखाता है कि जो कंडक्टर थे वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 का 4th का आंसर। हाउ डिड सिद्धार्थ गेट द नेम ऑफ बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम वॉज ए प्रिंस, ये एक राजा, एक प्रिंस थे, ठीक है। ही वॉज एंजॉय, मतलब राजा के पुत्र थे। ही वॉज एंजॉइंग ए कंफर्टेबल लाइफ विद हिज वाइफ एंड सन, ये अपने बेटे के साथ, अपनी वाइफ के साथ बहुत ही आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वन डे ड्यूरिंग हिज हंटिंग, एक दिन शिकार के दौरान, ही सा एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग आदमी को देखा। ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखा। ए फ्यूनरल प्रोसेसन एंड ए मोंक, एक जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है तो उनको दफनाते हैं, तो वो देखा इन्होंने वहाँ पे, और एक साधु को भी देखा। दीज साइट्स मूव्ड हिम वेरी मच, और मतलब सोचने पे मजबूर हो गए थे। ही लेफ्ट हिज रॉयल पैलेस, इन्होंने अपने रॉयल पैलेस को, मतलब जो राजा का घर होता है उसको त्याग दिया। एंड वॉन्डर्ड फॉर 7 years इन द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और 7 सालों तक ये एनलाइटमेंट के लिए भटकते रहे, ठीक है, कि किस तरह से, क्या मतलब सच्चाई जानने के लिए। आफ्टर बीइंग एनलाइटेंड ही केम टू बी नोन एज बुद्धा, और जब इन्होंने अपनी खोज पूरी कर ली, अपनी तलाश पूरी कर ली, तो इनको बुद्धा नाम से जानने लगे, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जो फूड को देख के वो पागल हो गया था। व्हाट डज द लाइन सजेस्ट इन द रेफरेंस टू हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो फूड को देख के पागल हुआ था, इसमें किसके बारे में बात की थी, ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि किस सीन ने उसको पागल बना दिया था, फिर वो उसने उड़ना, जो सीगुल था उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल, ये जो प्ले है प्रपोजल, इसके टाइटल को हमें जस्टिफाई करना है, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं। अब आगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का, जो 8 में जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर, ठीक है।
यहाँ पे देखो पूछा गया क्वेश्चन, द साइट ऑफ द फूड मेड एंड हिम, सीगुल के बारे में पूछा गया कि जब वो फूड को देखता है तो पागल हो जाता है, कैसे उसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी उसके बारे में बताना है। तो आंसर देखते हैं, हंगर इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर अमंग ऑल लिविंग बींग्स। कहते हैं भूख ही है जो हम सबको, सारे ही इंसानों को मोटिवेट करती है। हंग्री बर्ड, एनिमल और ह्यूमन बींग कैन टेक एनी रिस्क टू हैव फूड। एक इंसान हो, एक जानवर हो, कोई भी रिस्क ले सकते हैं भोजन को प्राप्त करने के लिए। द सेम थिंग हैपन्स विद द यंग सीगुल। यंग सीगुल के साथ भी सेम ही चीज़ होती है। ही इज़ फेमिनिस्ट फॉर 24 आवर्स, और 24 घंटे से वो वेट कर रहा था फूड का ही, ठीक है। इट इज़ हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्स हिम टू फ्लाई। ये भूख ही थी जिसने कि उसको उड़ने के लिए बाध्य किया। हिज हंगर बिकम्स नियर when he sees his mother tearing at a piece of फिश। और उसकी भूख और बढ़ गई जब वो अपनी मम्मी को देखता है कि वो कैसे फिश को खा रही है काट काट के। ही क्राइज टू हर एंड बैग्स हर टू गेट सम फूड। वो रोता है अपनी मम्मी से फूड पाने के लिए। वैन ईज मदर कम्स टूवर्ड्स हिम, जब उसकी मम्मी आती है उसकी तरफ, विद द फूड इन हर बीक, अपनी चोंच में वो भोजन लेके, ही स्क्रीम्स विद जॉय, वो खुशी के साथ चिल्लाता है। हाउएवर शी स्टॉप्स मिडवे, लेकिन उसकी मम्मी आधे रास्ते में ही रुक जाती है क्योंकि उनको पता था कि ये भूखा है तो ये आएगा पीछे। ही वंडर्स वाई सी डजंट कम नियरर, और वो फिर आश्चर्यचकित हो जाता है क्यों मम्मी उसके पास नहीं आई। नॉट बीइंग एबल टू रेसिस्ट टू और कंट्रोल द हंगर एनी लॉन्गर, वो फिर ज़्यादा देर तक उस अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाया। एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्स हिज फियर, और इसी मोमेंट पे उसकी जो भूख है वो हावी हो गई थी उसके डर के आगे, डर के ऊपर। ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी फाइनली ही टेक्स, जो वो वैसे तो वो डर रहा था कि समुद्र कितनी गहराई के ऊपर वो कैसे उड़े, लेकिन लास्ट में भूख की वजह से उसने उड़ना शुरू कर दिया। फाइनली ही टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, और फाइनली वो अपनी पहली उड़ान ले ही लेता है। तो इसमें यही बताया गया है कि हर एक इंसान कोई भी काम वैसे चाहे ना भी करे, लेकिन भूख है हर काम हर इंसान से कराई देती है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा है सैम 8 है। 8 में ही और करके क्वेश्चन पूछा गया है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले प्रपोजल। तो हमें इसका टाइटल बताना है। तो द प्रपोजल का टाइटल इज क्वाइट एप्ट एंड सुटेबल, बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट है, सुटेबल है। प्रपोजल मीन्स द फॉर्मल एक्ट ऑफ आस्किंग समबडी फॉर मैरिज, किसी को शादी के लिए पूछना है, इसी को प्रपोजल बोलते हैं। द प्ले इज अबाउट ए यंग मैन्स प्रपोजल ऑफ मैरिज टू ए यंग गर्ल। ये स्टोरी है किसके बारे में, एक प्रपोजल के बारे में है। द सेंट्रल कैरेक्टर्स इन द प्ले आर, जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं वो है लोमो, नाताल्या एंड चुबुको, ये इसके सेंट्रल कैरेक्टर हैं, ठीक है। लोमो गोज टू चुबोकोस हाउस, लोमो जाता है चुबुको के घर टू प्रपोज हिज डॉटर नाताल्या, ठीक है। ये जो चुबोको है ये नाताल्या के पापा होते हैं यहाँ पे, और लोमो यहाँ नाताल्या को प्रपोज करने के लिए जाता है इसके घर पे। चुबोको गोज मैड विद जॉय, वो खुशी से पागल था, बट वेरी सून ही एंड हिज डॉटर एंटर इनटू ए यूजलेस आर्ग्यूमेंट विद लोमो, लेकिन जल्द ही वो किसी आर्ग्यूमेंट में लग जाते हो, बहस में, मतलब उनके बीच बहस हो जाती है। दे एब्यूज ईच अदर, एक दूसरे को गाली देते हैं। द क्वल बिकम सो बीटर एंड लोमो कैन स्टैंड इट नो लॉन्गर एंड फेंट्स, लोमो वहाँ पे ज़्यादा देर तक उससे उनके बीच जो आर्ग्यूमेंट होती है, जो लड़ाई होती है, उसको नहीं सहन कर पाता और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। नाताल्या बिगिंस टू क्राई बिकॉज सी थिंक्स लोमो इज डेड, नाताल्या फिर रोने लग जाती है क्योंकि वो सोचती है कि लोमो तो मर चुका है। सी थिंक्स दैट ऑल हर चांसेस टू गेटिंग मैरिड आर नाउ लॉस्ट, फिर वो सोचती है कि उसकी शादी होने के सारे चांसेस अब ख़त्म हो गए हैं। लोमो मूव्स ए लिटिल, फिर वो थोड़ा लोमो चलता है। एट वंस चुबुको पुट्स लोमोज हैंड इनटू नाताल्याज हैंड, और फिर वो जो लोमो इसके फादर थे नाताल्या के, वो लोमो का और नाताल्या का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं। ही सेज टू हिम, वो उससे कहते हैं हरी अप एंड गेट मैरिड, शादी कर लो, ठीक है। सी इज़ विलिंग, नाताल्या सेज यस यस आई एम विलिंग, हाँ कि मैं भी चाहती हूँ तुमसे शादी करना, नाताल्या भी ये बोलती है। द प्रपोजल इज़ एक्सेप्टेड, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट बीइंग मेड, मतलब प्रपोज जो ये लोमो था, यहाँ पे लोमो ने नाताल्या को प्रपोज किया भी नहीं, तो यही बताया गया है कि बिना प्रपोजल दिए ही वो एक्सेप्ट कर लेती। दस द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ क्वाइट एप्ट, इसीलिए जो इस प्ले का टाइटल है ये बिल्कुल ही एप्ट है, मतलब बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है।
अब इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजाज। 2 स्टैंजा दिए हुए हैं हमारी पोम से, ये स्टैंजा दिया हुआ है, नीचे एक और स्टैंजा दिया हुआ, आप चाहो आपकी मन करे वो वाला करना है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं। ए ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस इज द कैमलियन यू सी, ठीक है। तो ये बताया गया है कि आप अगर किसी को देखते हो, आपको ना पहचान में आए, तो ये कैसा एक बिल्कुल उसके जैसा जो छिपकली होती लिजार्ड के जैसा ही ये होता है, ठीक है। कैमेलियन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलो आंसर देखते हैं। अभी हम इसके नेम द पोम एंड इट्स पोइट। अब हमें पोम का नेम बताना है और पोइट का नेम बताना है। तो हमारी जो पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये हो गई हमारी पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और इस पोम के जो हमारे पोइट हैं वो है कैरोलिन वेल्स जी, कैरोलिन वेल्स, कैरोलिन वेल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। ये जो स्टैंजा दिया गया है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है उसके बारे में हमें बताना है। तो मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझा दिया था, आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें कि आपके सारे जो पोम थी उन सारों के, उन सभी के स्टैंजाज मैंने कराए थे। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, ठीक है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना। और यहाँ पे देखो, अब राइमिंग स्कीम के बारे में बात कर लें तो हमें जो भी लाइन है इनका क्या देखना, हमें लास्ट वाला वर्ड देखना है, ठीक है। तो लास्ट वर्ड को देख के ही हमें इसको राइमिंग देनी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमें कैसे राइमिंग देनी है। ये देखो, 1 लाइन 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनको हमें राइमिंग ए से देना स्टार्ट करनी होती है। हमने हर एक लाइन का लास्ट वाला वर्ड देखा। यहाँ पे देखो स्मॉल, लै की साउंड आ रही है, यहाँ पे हमने इसको ए राइमिंग दे दिया, ठीक है। थिंग, गै की साउंड आ रही है, क्योंकि स्मॉल और थिंग ये राइमिंग मैच नहीं हो रही है तो इसको हमने बी राइमिंग दे दी। थर्ड वाली लाइन में देखो ओल, मतलब स्मॉल वाली ही राइमिंग है, तो जब सेम वाली साउंड है तो हम वही राइमिंग वही देंगे उसको। जैसे हमने स्मॉल को ए दिया है तो हम ओल को भी ए ही देंगे, तो थर्ड नंबर पे फिर से ए आ जाएगा। विंग, ये थिंग वाली ही साउंड है, ठीक है। थिंग विंग, देख लो गै की जी की साउंड, गै की साउंड आ रही है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे फिर से बी दे दिया है। फिर देखो ट्री सी, अब देखो ट्री की और सी की ये हो गई हमारी सेम राइमिंग, तो इसको दे देंगे हम सी सी। तो हमारा जो ये पैसेज है इसकी राइमिंग बन जाएगी ए बी एंड सी सी, मतलब सी सी, ठीक है। ए बी सी सी, ये हो गई हमारी इसकी राइमिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज ए कैमिलियन लुक लाइक। एक जो गिरगिट होता है, कैमिलियन होता है, वो कैसा दिखाई देता है, तो बिल्कुल दिखाई देता है इट लुक्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ लिजार्ड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि वो बिल्कुल कैसे लिजार्ड की टाइप वो दिखता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इट लुक्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ लिजार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर कैन यू सी ए कैमेलियन। आपको कहाँ पे, आप कहाँ पे मिल सकते हो उससे, तो ये जो गिरगिट है कहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, तो हम लिखेंगे वी कैन सी इट ऑन ए ट्री, हम उसको एक पेड़ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, आइडेंटिफाई द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो ऊपर के एक्सट्रैक्ट में जो पोइटिक डिवाइस दिया गया है वो हमें बताना है। तो इसमें जो यूज हुआ है, जो पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है उसको बोलते हैं पोइटिक लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट इज पोइटिक लाइसेंस, पोइटिक लाइसेंस, LICENSE, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा बेलिंडा पे, बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। बेलिंडा बिल्कुल पीली पड़ गई थी और हेल्प हेल्प वो चिल्लाने लगी थी। अब आप लोग बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये कौन सी पोम से है। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिबल यप, ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blink strategically mouse होल्ड, ठीक है। तो ये किस टाइप का है, ये जो पैसेज है इसमें क्या हुआ था कि जब वो पायरेट आता है तो सब कहाँ कहाँ कैसे कैसे छुप जाते हैं उसकी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम क्वेश्चंस। व्हाई डिड बेलिंडा क्राई फॉर हेल्प, कहते बेलिंडा हेल्प के लिए क्यों चिल्लाई थी। बिकॉज ए पायरेट हैड ब्रोकन इनटू हर हाउस, क्योंकि एक पायरेट, एक लुटेरा उनके घर में आ गया था, इसीलिए वो चिल्लाई थी हेल्प हेल्प। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड इंक बिहेव। इंक ने किस तरह का व्यवहार किया था। पहले तो ये लोग बोलते
सोचते थे कि हम तो बहुत ही पावरफुल, हम तो ये कर दें वो कर दें, ठीक है। बट असल में क्या हुआ था, वो भाग गया था। इट रेन अवे टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है, वो भाग गया था, इंक वहां से भाग गया था। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, इट रैन अवे टू द बॉटम ऑफ द हाउस। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड मस्टर्ड डू व्हेन इट हर्ड बेलिंडास क्राई। मस्टर्ड ने क्या किया जब उसको बेलिंडा की आवाज, क्राई चिल्लाने की आवाज सुनी थी, तो मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिबल यल्प, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर कि मस्टर्ड ने भी क्या किया, वो भी आफ्रेड हो गया था, आफ्रेड एंड यल्पिंग लाउडली इट रेन अवे फ्रॉम देयर, ये भी यहाँ से भाग गया था। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन हमारा, सॉरी, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन 4 हमारा, वेयर डिड द माउस स्लिप अवे। अब जो ये माउस था वो कहाँ चला गया, वो भी चला गया था अपने माउस होल्ड में, वो उसका जो होल था उसमें चला गया था। तो आंसर क्या होगा, द माउस स्लिप्ड अवे इनटू हिज होल, ठीक है। नेम द पोम एंड द पोइट, फिर हमें बताना इस पोम का क्या नाम था और पोइट का क्या नाम था। तो हमारी पोम हो गई द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन हमारी हो गई पोम। और जो पोइट हैं, पोइट का नाम यहाँ पे था ओगडन नैश जी। हर एक पोम का नाम आपको पता होना चाहिए, उनके पोइट का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इनमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। मैं आपको सभी के आंसर्स बताऊंगी। वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग एंड वॉट हैपन टू हिम देयर, कहाँ पे पोइट खड़े थे और उनके साथ क्या घटित हुआ था। द रोड नोट टेकन, ये यहाँ पे देखो भाई, आपको ना हिंट में यहाँ पे इसमें गलत दिया हुआ है, द रोड नोट टेकन से नहीं था, क्योंकि ये तो 9th क्लास की पोम है और ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपकी जो फर्स्ट पोम है ना, उसी से द डस्ट ऑफ स्नो से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि पोइट वहाँ कहाँ पे खड़े हुए थे, ठीक है। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आपके पेपर में आ गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसका आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी, एक बार आगे एक क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट कौन सा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल ऑन बॉय, बॉय पे क्या इफेक्ट पड़ा जब उसकी बॉल गुम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है, व्हाट इज द अमेंडा आस्क्ड टू डू और नॉट टू डू, अमेंडा ने क्या करने के लिए बोला जाता था, क्या नहीं करने के लिए उसको बोला जाता था बार बार इस लड़की को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर इन द पोम फॉर एन ग्रेगरी, जो ओल्ड रिलीजियस मैन थे उन्होंने इस पोम में फॉर एन ग्रेगरी में क्या डिक्लेयर किया था। तो चलो अब इनके आंसर्स देखते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10 के 1 पार्ट का आंसर, जो कि पूछा गया था कि पोइट कहाँ पे खड़े गए वो ये थे और उनके साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो देखो, द पोइट इज स्टैंडिंग बीनीथ ए हेमलॉक ट्री, जो पोइट थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। एक क्रो सूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, एक क्रो ने उस पेड़ की टहनी को हिलाया और पोइट के ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिर जाते हैं, दैट हैड सेटल्ड ऑन इट, जो कि पोइट के ऊपर गिर जाते हैं, ठीक है। व्हेन द डस्ट फेल ऑन द पोइट, जब पोइट के ऊपर डस्ट गिरती है, ए सडन चेंज केम इन हिज मूड, और उनके मूड में एक अचानक से एक परिवर्तन आ जाता है। इट एंडेड ऑल द रिग्रेट एंड हैड ऑक्यूपाइड हिज माइंड अर्लियर, इससे कि उनको उस दिन ये लग रहा था कि उनका पूरा दिन किसी ना किसी वजह से खराब जाने वाला है, लेकिन फिर वो उनका पूरा दिन उनको लगने लग गया कि हाँ अब उनका पूरा दिन ही अच्छा जाएगा। दस इट सेव्ड हिज डे फ्रॉम एनी फर्दर सैडनेस, इसी तरह से इनका दिन बन गया था आगे किसी भी उदासी, मतलब उनको ऐसा महसूस हो गया था कि अब इनका दिन आगे खराब नहीं होगा, ठीक है। देखो आपकी जो भी पोम है, मैंने आपकी सारी पोम के क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। चलो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ बॉल ऑन द बॉल के गुम होने का इफेक्ट उस लड़के पे क्या पड़ता है, ठीक है। द बॉय इज इन ए डीप ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ द बॉल, बहुत ही दुखी रहता है क्योंकि उसकी बॉल गुम हो गई थी। किसी भी बच्चे की कोई चीज़ गुम हो जाए, बच्चा क्या, हम से ही लगा लो, अगर हमारी ही कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हमें कैसा फील होता है। ही इज स्टैंडिंग रिजिड एंड ट्रैम्बलिंग, वो बिल्कुल वहाँ पे स्थिर खड़ा हुआ था, काँप रहा था। हिज आइज लुक डेस्परेट, उसकी आंखें दिख रही थी कि वो बॉल को पाने का कितना उत्सुक है, कितना इच्छुक है। बट द पोएट थिंक्स दैट ए वैल्यूएबल लर्निंग टेक्स प्लेस इन हिज माइंड,
लेकिन पोइट कहते हैं कि एक बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग कर रहा है बच्चा यहाँ से सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग हाउ टू पुट अप एंड द लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स। बच्चा ये सीख रहा है कि कैसे जो भौतिक चीज़ें हैं इनके लॉस को कैसे सहा जाए। कहने का मतलब चीज़ें हैं वो तो ऐसी हैं कि एक बार इंसान के पास आएंगी फिर चली भी जाएंगी, हमेशा तो वो चीज़ें उसके पास नहीं रहेंगी। तो बच्चे को यही सीख यहाँ से मिल रही है, ठीक है। ही इज़ लर्निंग द रियल लेसन ऑफ लाइफ। वो बच्चा यहाँ से यही लाइफ का रियल जो लेसन है, रियल जो पार्ट है, वही ये बच्चा यहाँ से सीख रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट इज़ अमेंडा आस्क टू डू और नॉट टू डू। क्या अमेंडा को क्या काम करने के लिए कहा जाता है, क्या काम नहीं करने के लिए कहा जाता है। अमेंडा इज़ आस्क नॉट टू बाइट हर नेल्स। अमेंडा को बोला जाता है अपने नेल्स को मत बाइट करो। नॉट टू हंच हर शोल्डर्स, अपने कंधों को मत झुकाओ। एंड नॉट टू ईट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ। अब इस पोम को जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि अमेंडा की मम्मी इसको इतना रोकती टोकती, इतना मतलब डांटती है, ठीक है। तो इस पोम हमारी में यही शो किया गया है कि भाई बच्चों को इतना एक लिमिट से बाहर डांटना भी ठीक नहीं होता है। सी इज़ आस्क्ड टू सिट अप स्ट्रेट, उसको बोला जाता है सीधे बैठो। टू फिनिश हर होमवर्क, अपना काम पूरा करो। टू टाइडी हर रूम, अपने जो कमरे को साफ करो। एंड टू क्लीन हर शूज़, अपने जूतों को साफ रखो। इन फैक्ट सी इज़ कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड टू डू दिस और नॉट टू डू दैट। असल में उसको बार बार ही ये सब बोला जाता था कि तुम अब ये काम करो, तुम अब ये काम करो, तुम अब ये काम मत करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो ये है व्हाट डिड द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर इन द पोम फॉर एन ग्रेगरी। जो एन ग्रेगरी की पोम है उसमें जो ओल्ड मैन थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया था लास्ट में। तो हमारी पोम में लास्ट में ये बात आती है कि कोई भी इंसान ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी रियल ब्यूटी के लिए प्यार करेगा, ठीक है, बल्कि ऐसा है कि आउटर ब्यूटी के लिए ही लोग प्यार करते हैं, ये बात होती है। तो अब हम देख लेते हैं आंसर। देखो द पोइट सेज दैट ही हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। पोइट से कहते हैं कि उन्होंने एक जो पुराने धार्मिक व्यक्ति हैं उनको ये डिक्लेयर करते हुए सुना था प्रीवियस नाइट, मतलब पहली ही रात उन्होंने सुना था, ठीक है। द ओल्ड मैन फाउंड ए टेक्स्ट इन बाइबल। तो हमारे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि जो ओल्ड मैन है, जो धार्मिक व्यक्ति है, उन्होंने बाइबल में कुछ लिखा हुआ पाया है। इट सेड, और उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है, इट इज़ ओनली गॉड, सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं, हु लव्स यू फॉर योर सेल्फ अलोन, जो तुम्हें तुम्हारे खुद के लिए प्यार करते हैं। एंड नॉट फॉर द कलर ऑफ योर हेयर, और जो कि तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करेंगे, तुम्हारे बालों का कलर देख के तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बालों का कलर है इससे बताया गया, बालों का कलर मतलब जो हमारी आउटर ब्यूटी है उससे कंपेयर किया गया, ठीक है, उससे रिलेट किया गया है। द पोइट मीन्स टू से दैट, पोइट का कहने का मतलब ये है गॉड लव्स ए मैन फॉर हिज इनर वर्थ नॉट फॉर हिज फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पे कहते हैं कि जो भगवान है वो हमें हमारी इनर गुणों के लिए, सिर्फ हमें भगवान ही प्यार करते हैं। भगवान ही ऐसे हैं जो कि हमें हमारी फिजिकल अपीयरेंस के लिए प्यार नहीं करते हैं। कि मतलब कोई इंसान ऐसा हो तो बाहर से अगर वो सुंदर दिखता है तो लोगों में तो ऐसे ही होता है कि बाहर से ही आउटर ब्यूटी ही देखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो कि तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं, बाकी सब इंसान तो हमें हमारी आउटर ब्यूटी के लिए ही प्यार करते हैं। गॉड शोवर्स हिज लव अपॉन ऑल विदाउट एनी बायस, जो भगवान ही है जो बिना किसी भेदभाव के सभी पे अपना प्यार बरसाते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 के सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वाई डिड द थीप बॉय वांट टू बिकम एन एजुकेटेड मैन। इसके बाद है वाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फेसिनेटेड। What did Matilda and her husband do when they found the necklace missing? Who are the library on the earth? What are they doing there? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 का जो 1 वाला पार्ट है उसका आंसर है, जिसमें कि पूछा गया है वाई डिड द थीप बॉय वॉन्ट टू बिकम एन एजुकेटेड, कि जो वो चोर था वो क्यों पढ़ना लिखना चाहता था, एजुकेटेड क्यों बनना चाहता था। तो इसका आंसर देखते हैं। द थीप बॉय वॉन्टेड टू बिकम एन एजुकेटेड मैन बिकॉज ही थॉट दैट ही कुड बिकम ए बिग मैन इफ़ ही बिकेम एजुकेटेड, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो पढ़ लिख लेगा तो वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा, इसीलिए वो चाहता है कि वो भी एजुकेटेड बने, ठीक है, इसीलिए वो चाहता है कि वो भी एजुकेटेड बने। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन देयर कुड
बी नो एंड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। वो सोचता है कि अगर वो एजुकेटेड हो जाएगा तो उसके अचीवमेंट्स का कोई भी अंत ही नहीं होगा, ठीक है। दैट वॉज वाई अनिल स्टार्टेड टीचिंग हिम अल्फ़ाबेट्स, ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम। और इसीलिए अनिल ने उसको पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अनिल ने उसको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने शुरू कर दिए थे, और वो जो बॉय था वो उसका आभारी भी था कि हाँ अनिल ने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया, इसके लिए वो उसका बहुत ही आभार व्यक्त करता था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 11 का 2 वाला का सेकंड वाला, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया था, वाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फेसिनेटेड। जो दो बॉयज थे, दो लड़के थे लंदन में, वो क्यों आश्चर्यचकित थे, क्यों फेसिनेटेड थे, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। द टू बॉयज सा जस्ट अ सेकेंड तो आंसर देखते हैं। द टू बॉयज सा इम्प्रिंट्स ऑफ बेयर फुटेड मैन, क्योंकि उन्होंने पैरों के निशान देखे थे, जो कि मतलब कोई इंसान वहाँ पे दिख नहीं रहा था, लेकिन उनके निशान दिख रहे थे, इसीलिए वो क्या हो गई फेसी, उनको लगा कि बहुत ही सरप्राइज करने वाला ये था, और वो निशानों को फॉलो करते, पीछा करते। बट दे कुड सी नो मैन देयर, लेकिन उनको कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। दे स्टार्टेड फॉलोइंग द फुट स्टेप्स, और उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया जो पैरों के निशान थे उनका। दे फाउंड दैट द फुटप्रिंट्स बिकेम फेंटर एंड देन डिसअपियर्ड कम्प्लीटली। फिर उन्होंने देखा कि जो पैरों के निशान है वो हल्के हल्के धीमे धीमे से मतलब बहुत ही कम दिखाई देने लग गए, और फिर वो गायब ही हो गए। ऑल दिस सरप्राइज एंड फेसिनेटेड दैम, और इन सब से ही वो बच्चे सरप्राइज्ड हुए और मतलब मोहित हो गए, मुग्ध हो गए कि ये क्या जादू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अपने 11 के थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ये है, what did the Matilda and her husband do when they found the necklace missing। मटिल्डा ने और उसके हस्बैंड ने क्या किया जब उन्होंने पाया कि नेकलेस मिसिंग था, ठीक है। 11 का थर्ड वाले का आंसर है। चलो आंसर देखते हैं। मटिल्डा लुकड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस एंड पॉकेट्स ऑफ द क्लोक। उसने हर जगह मतलब उसने जो भी ड्रेस पहनी थी उसकी पॉकेट में, अपने ड्रेस के फोल्ड्स में, हर जगह चेक कर लिया था, लेकिन वो नेकलेस उसको नहीं मिला था। हर हस्बैंड वेंट आउट टू फाइंड इट। उसका पति भी बाहर ढूंढने के लिए गया। ही वेंट टू पुलिस स्टेशन एंड टू द कैब ऑफिस, कि वो जिस कैब में आए थे उसके ऑफिस में, मतलब कैब का जो ऑफिस था वहाँ भी गए, पुलिस स्टेशन में भी गए कि किसी न किसी तरह से वो नेकलेस मिल जाए। ही पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग रिवार्ड, और उसने एडवर्टाइजमेंट में भी एक न्यूज़ छापी कि भाई जिसको भी मिलेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। ऑफरिंग रिवार्ड को ऑफर करते हुए, ठीक है। बोथ ऑफ देम ट्राइड टू फाइंड इट। उन दोनों ने ही नेकलेस को ढूंढने की कोशिश की एवरीवेयर, हर जगह। बट ऑल देयर एफर्ट्स फेल्ड टू फाइंड द नेकलेस, लेकिन उनके सारे ही प्रयत्न उस नेकलेस को पाने के लिए वो फेल रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर क्वेश्चन का फोर्थ वाले का आंसर, जो कि क्वेश्चन है, हु आर इन द लाइब्रेरी ऑन द अर्थ। जो अर्थ की जो लाइब्रेरी थी उसमें कौन थे, व्हाट आर दे डूइंग देयर, और वो वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो आंसर देख लेते हैं। द क्रू मेंबर्स ऑफ द मार्टियन स्पेस प्रोब कोल्ड प्रोब 1 आर इन द लाइब्रेरी। जो मंगलवासी थे वो थे उस लाइब्रेरी में। उनमें कौन कौन थे, दे इंक्लूड कैप्टन ओमेगा था उसमें, लेफ्टिनेंट इयोटा था, एंड सार्जेंट ओप था वहाँ पे। दे आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। वो अर्थ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे बिफोर द इन्वेजन, क्योंकि वो वहाँ पे आक्रमण करना चाहते थे, और आक्रमण से पहले वो वहाँ की जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर देखते हैं। गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेस डैनबी का कैरेक्टर स्केच, और थिंक टैंक ने क्यों डिसाइड किया कि अब वो आक्रमण नहीं करेंगे अर्थ के ऊपर। अब चलो इनके आंसर्स देखते हैं। होरेस डैनबी वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 50 साल का था। ही वॉज अनमैरिड, उसकी शादी नहीं हुई थी। ही मेड लॉक्स एंड हैड 2 हेल्पर्स। वो ताले बनाता था, उसके 2 हेल्पर भी थे। ही हैड ए गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी में उसकी अच्छी इज्जत थी। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ही यूज टू रोब ए सेफ एवरी ईयर एंड ही हैज हिज ओन रीजन फॉर दैट। वो हर साल एक तिजोरी में चोरी करता था। इसके पीछे उसका खुद ही अपना कोई रीजन था, क्योंकि वो ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, क्योंकि वो बहुत ही महंगी किताबें जो कि दुर्लभ होती थी ऐसी किताबें पढ़ने का वो शौकीन था। सो ही स्टोल ओनली वंस ए ईयर, इसीलिए वो साल में एक बार तो चोरी करता ही करता था। ही प्लान्ड हिज रोबरीज वेरी वेल। अपनी रोबरीज को बड़ी अच्छे से वो प्लान करता था। ही वॉज ऑलवेज सक्सेसफुल एट दैम, हमेशा
असफल भी होता था। बट द एट द टाइम ऑफ हिज रोबरी, लेकिन अब की बार उसकी रोबरी के टाइम पे जो सोट ओवर ग्रेंज के मकान में जब उसे रोबरी करनी थी, ही वॉज ड्यूप्ड बाय ए स्मॉल फीमेल थीफ, एक बहुत ही स्मार्ट महिला चोर के द्वारा उसको हरा दिया गया। ही वॉज एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन में बिल्कुल एक्सपर्ट था, मतलब चोरी करने में बिल्कुल एक्सपर्ट था। येट द यंग लेडी बिफूल्ड हिम, लेकिन फिर भी उस नौजवान लेडी ने उसको मूर्ख बना दिया बाय हर अपीयरेंस, अपने भारी रंग रूप दिखावे से। ही कुड नाइदर सस्पेक्ट हर प्रीजेंस नोर वॉज ही अवेयर ऑफ द आउटकम, उसको बिल्कुल शक ही नहीं हुआ कि ये मकान मालकिन है या फिर कोई और है, वो मूर्ख बन गया। ही वॉज कोट फॉर ए क्राइम ही हैड नॉट कमिटेड फॉर हिमसेल्फ, वो उस क्राइम के लिए पकड़ा गया जो कि उसने खुद के लिए किया भी नहीं था। ही वुड श्योरली रिग्रेट हिज ओवर कॉन्फिडेंस, हम मानते हैं कि ज़रूर वो, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था, उसे इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता था, और उसको उसके इसी ओवर कॉन्फिडेंस की उसको सज़ा मिली। दैट पुट हिम टू जेल फॉर 15 ईयर्स, उसको 15 साल की जेल की सज़ा मिली। चलो अब इसी में हम नेक्स्ट जो और करके जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, व्हाई डज थिंक टैंक डिसाइड नॉट टू इन्वेड द अर्थ, क्यों डिसाइड किया कि वो अब अर्थ के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि जो मंगलवासी थे केम टू अर्थ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट बिफोर द इन्वेजन, क्योंकि वो आक्रमण करने से पहले अर्थ के ऊपर आए और वो ये देखना चाहते थे सारी, मतलब उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे। दे लैंड इन ए पब्लिक लाइब्रेरी, और वो वहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी थी, उसमें उन्होंने एंटर किया। दे हैव नेवर सीन द बुक्स, क्योंकि वो तो मंगल पे रहने वाले थे, उन्होंने पहले कभी भी किताबें नहीं देखी थी। द रूलर ऑफ मार्स थिंक टैंक टेक्स द बुक्स टू बी सैंडविचेज, और जो यहाँ का रूलर था, जो शासक था, वो थिंक टैंक नाम था उसका, थिंक टैंक, जो कि वो बुक्स को लेता है कैसे, वो समझता है कि सैंडविच हैं ये, ठीक है, और वो बोलता है कि इनको काट के खा लो। ही आज सार्जेंट ओप टू टेक ए बाइट ऑफ इट, और वो सार्जेंट ओप को बोलता है कि तुम इनको खा के देखो। ओप टेल्स हिम दैट इट इज़ नॉट टेस्टी एट ऑल, और ओप उनको बताता है कि उसने काट के देख भी लिया, फिर वो उनको बताता है कि ये तो कुछ खाने की चीज़ नहीं है, टेस्टी नहीं है। देन थिंक टैंक गैसेज दैट द बुक्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, फिर थिंक टैंक आइडिया लगाता है कि ये जरूर बातचीत करने के ही डिवाइस हैं। ही आस्क कैप्टन ओमेगा टू पिक अप ए कलरफुल बुक, वो कैप्टन ओमेगा को बोलता है कि आप एक जो कलरफुल बुक थी इसको उठाओ, एंड सी व्हाट इज़ इन इट, इसके अंदर क्या है। सी फाइंड्स दैट इट इज़ ए बुक ऑफ नर्सरी राइम, वो देखती है कि ये नर्सरी राइम की जो बुक थी। सी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन इन दैट बुक, वो समझ नहीं पाई कि उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ था। सी ट्राइज टू डिराइव हर ओवन मीनिंग्स फ्रॉम द राइम्स, वो उस राइम में तो कुछ और ही लिखा था, लेकिन वो अपना ही कुछ अलग मीनिंग निकाल लेती है, क्योंकि उसको तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। सी सेज दैट द अर्थलिंग्स आर प्लानिंग टू इन्वेड मार्स, वो कहती है कि जो अर्थ पे धरती पे रहने वाले ये तो प्लानिंग कर रहे हैं मार्स पे अटैक करने का। सो थिंक टैंक डिसाइड नॉट टू इन्वेड द अर्थ, फिर ये जो थिंक टैंक था ये डिसाइड कर लेता है कि वो अब अर्थ के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। ही ऑर्डर्स द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द प्लैनेट मार्स एंड गो टू 100 माइल्स अवे फ्रॉम इट, वो अपनी जो उसकी दस्ता था, मतलब जो आक्रमण करने के लिए जो दस्ता आया हुआ है उसको वो आदेश देता है कि पूरे मंग दो, और वहाँ से सैकड़ों मिलियन दूर वहाँ से भागने के लिए, ठीक है। ही ऑर्डर्स स्पेस कैप्सूल फॉर हिज अवन एस्केप, वहाँ वो खुद भी वहाँ से भागने के लिए और ऑर्डर दे देता है कि मतलब खुद के लिए भी मंगवा लेता है स्पेस से कि खुद के भागने के लिए। अब यहाँ पे ना एक ये दिखाया गया है कि कैसे मतलब इंसान होता है कि वो लोग आए थे अर्थ के ऊपर आक्रमण करने के लिए, लेकिन वो वहाँ की चीज़ों को देखते हैं तो वो खुद ही डर जाते हैं, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये प्री बोर्ड का सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।